इस वीडियो में हम यायावर साम्राज्य के अंतर्गत मंगोलों की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे। यायावर साम्राज्य यायावर की अगर हम बात करें तो यायावर जो वर्ड है उसका अर्थ है घुमक्कड़। यायावर जो शब्द है उसका अर्थ है घुमक्कड़, यानी घूमने फिरने वाला आदमी, घूमने फिरने वाला आदमी। मंगोलों ने, अगर हम मंगोलों की बात करें, यायावर का मतलब इस चैप्टर के अंदर हम मंगोलों का अध्ययन करने वाले हैं। और मंगोलों ने 13वीं और 14वीं शताब्दी के अंदर पार महाद्वीप साम्राज्य की स्थापना की। पार महाद्वीप साम्राज्य की स्थापना की इन्होंने, और इसका जो नेतृत्व इस साम्राज्य का किया उस व्यक्ति का क्या नाम था? चंगेज खान। चंगेज खान ने इस साम्राज्य का नेतृत्व किया। और इसका जो साम्राज्य था वो यूरोप और एशिया, इन दोनों महाद्वीपों में विस्तृत था। इस मानचित्र के अनुसार आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो मंगोल साम्राज्य है वो यूरोप में भी है और इधर एशिया में, यानी चीन, तिब्बत, ये ऊपर मंगोलिया, इधर की हम बात करें ताशकंद, समरकंद, हेरात, निशापुर, फारस, बगदाद, मास्को, ये सब किसके अंतर्गत है? मंगोल साम्राज्य के अंतर्गत था। मंगोलों के अगर हम बात करें तो मंगोलों ने चंगेज खान के नेतृत्व में एक भयानक सैनिक तंत्र, चंगेज खान के नेतृत्व में, और शासन प्रणाली बनाई इनके नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? चंगेज खान के नेतृत्व में। और इसका जो ये अक्षेत्र जो अभी अपन ने महाद्वीप में देखा है वो लगभग जो अक्षेत्र था वो कौन सा था? स्टेपी घास का मैदान। जिस प्रकार विश्व के अंदर और घास के मैदान हैं, प्रेरीज हैं, पंपास है, स्वाना है, इसी प्रकार स्टेपी घास का मैदान है। वो क्षेत्र क्या था? मंगोलों का क्षेत्र, यानी यूरोप और जो एशिया है, यूरोप और एशिया, इसका जो उत्तरी भाग है वो किसके अंतर्गत आता है? इनके साम्राज्य के अंतर्गत आता है। और लेकिन मंगोलों के सामने जब इन्होंने साम्राज्य स्थापित किया तो उनके सामने चुनौती भी थी। कि कौन सी चुनौती उनके सामने हो सकती है? कि वे अपने स्टेपी परंपराओं के जरिए, यानी जो भी इस क्षेत्र की जो स्टेपी परंपराएं थी उनके जरिए हाल ही में जो जिन नक्षत्रों को उन्होंने विजित किया है उसके ऊपर वो शासन नहीं चला सकते थे, क्योंकि इस क्षेत्र में उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था और धर्म, तो इस प्रकार से वो शासन नहीं चला सकते थे। तो स्टेपी निवासियों ने, अगर हम बात करें कि इनकी जानकारी हमें किस प्रकार से मिलती है, तो उन्होंने स्वयं तो कोई साहित्य नहीं रचा। इन्होंने स्वयं ने साहित्य नहीं रचा, इसलिए इस समय की बात करें तो इनका जो ज्ञान का है, यानी मंगोलों ने अपने स्वयं के बारे में हम कह सकते हैं कि इन्होंने बहुत कम लिखा। अगर पहली बात तो लिखा तो बहुत कम लिखा। और इसके अलावा जो विदेशी सांस्कृतिक वातावरण में रहने वाले विद्वान हैं, यानी इनके अलावा यहाँ से अलग देश के जो हैं विदेशी, इन्होंने उनके बारे में ज़्यादातर उन्होंने ही लिखा है। मंगोलों के बारे में उनके खुद के देश के लोगों ने कम, जबकि विदेशी लोगों ने ज़्यादा इनके बारे में लिखा है। इसलिए इन व्यापारी जो समाज हैं उनका जो मुख्यतः हमें जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है? इतिवृत्त, यात्रा वृत्तांत और नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेज से। नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेज से इसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। और ये लेखक, अगर हम इन लेखकों की बात करें कि इनके जो भी ये इतिवृत्त हैं, यात्रा वृत्तांत हैं, वो भी सभी क्या हैं?
यानी इन सभी से ये अज्ञात हम कह सकते हैं कि सभी तो इनके बारे में जानते ही नहीं ना, और अज्ञात भी हैं और अपने पूर्वाग्रह से भी ग्रसित हैं। ये पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं कि पहले से इन्होंने धारणा बना ली हो कि हाँ जी यायावर जो लोग हैं वो इस प्रकार के हैं। और इसके बाद में हम कह सकते हैं कि इनके रीति रिवाजों का भी इन्हें ज्ञान नहीं था। लिखने वालों को ये भी नहीं पता कि इनके रीति रिवाज कैसे थे, तो इनके बारे में भी इन्हें ज्ञान नहीं था। और अनेक ने, अगर हम कहें कि ये जो लेखक हैं, कईयों ने तो इनके बारे में यानी बढ़िया चीज़ें लिखी, इनकी बड़ाई करी, प्रशस्तियाँ लिखी इनके बारे में, यानी सहानुभूति परक विवरण इनके बारे में लिखा। और कई लेखकों ने इन मंगोलों को क्या बता दिया? स्टेपी लुटेरा बता दिया, स्टेपी लुटेरा बता दिया और इनसे हाशिए के ऊपर डाल दिया। लेकिन इसके बारे में एक ही मूल ग्रंथ, यानी हम कहें कि एक ही मूल ग्रंथ भी इनके बारे में अलग अलग भाषाओं में, अगर दो अलग अलग भाषाओं में एक ही मूल ग्रंथ, लेकिन उसकी भाषा क्या हो? दो हो, भाषा दो हो, तो भी अलग अलग तथ्य इनके अंदर प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे कि हम बात करें कि चंगेज खान के विषय में, यानी जो चंगेज खान है, और चंगेज खान की हम बात करें, देखो कहाँ रह गए चंगेज खान, और ये चंगेज खान के विषय में सबसे प्राचीन विवरण की बात करें, जो प्राचीन विवरण है, सबसे प्राचीन विवरण हमें किससे मिलता है? सबसे प्राचीन विवरण मंगकोल उन न्यूटोबियन से, मंगकोल उन न्यूटोबियन, मंगोल उन न्यूटोबियन से हमें इसकी जानकारी मिलती है। यानी इसका मतलब है मंगोलों का गोपनीय इतिहास। इसका मतलब क्या है? मंगोलों का गोपनीय इतिहास, गोपनीय इतिहास। जो मंगोल, यानी ये जो है वो किसके अंदर मिलता है? हमें मंगोल भाषा के अंतर्गत भी मिलता है और चीनी भी। लेकिन कहते हैं कि इनका विवरण है वो एकदम ही अलग अलग है, यानी इसके अंदर और ही तथ्य हैं, दूसरे के अंदर और ही तथ्य हैं, लेकिन है एक ही मूल ग्रंथ। और दूसरी बात अगर हम करें, पहली बात हम ये करते हैं कि एक ही मूल ग्रंथ है, दो अलग अलग भाषाओं में है, लेकिन दो अलग ही प्रकार के वृत्तांत हमें उनके अंदर देखने को मिलते हैं। दूसरी बात है कि जो मार्को पोलो थे, मार्को पोलो द्वारा जब वो मंगोल दरबार में गया था, मंगोल दरबार, तो उस समय उसने इतालवी और लातीनी भाषा में, यानी उसका जो यात्रा वृत्तांत है किसका? मार्को पोलो का, मंगोल दरबार के बारे में इतालवी और लातीनी भाषा में जो था वो भी एक दूसरे से मेल नहीं खाता, एक दूसरे से मेल नहीं खाता, यानी दोनों अलग अलग हैं, जबकि विवरण मार्को पोलो का ही है। आगे हम बात करें इगोर दे रखेविल्स, इगोर दे रखेविल्स, अगर हम इसकी बात करें, यानी इसके अंदर भी मंगोलों का गोप्तीय इतिहास है। और गरेहार्ड डॉर्फर, गरेहार्ड डॉर्फर, इसके अंदर मंगोल और तुर्की, मंगोल और तुर्की शब्दावलियां हैं इसके अंदर। यानी जैसे विद्वानों की रचनाएं, यानी इस प्रकार की रचनाएं हैं इगोर द रखेविल्स की और गरेहार्ड डॉर्फर की। इनकी रचनाएं हैं वो मध्य एशिया के यायावर, यानी इन दोनों की रचनाएं हैं वो मध्य एशिया के जो यायावर, ये घुमक्कड़ लोग हैं, इनके इतिहास की जो भी पढ़ने की इनकी कठिनाई थी, कौन कौन सी कठिनाई इनके सामने आई होगी, तो इस कठिनाई को ये व्यक्ति हैं वो उजागर करते हैं। अगर हम चंगेज खान की बात करें, तो चंगेज खान ने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था कि इसने मंगोलों को संगठित किया। मंगोलों को संगठित करने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? चंगेज खान ने। और चंगेज खान की राजनीतिक दूरदर्शिता स्टेपी प्रदेश, यानी इसकी सबसे बड़ी राजनीतिक, अगर हम इसकी दूरदर्शिता की बात करें,
तो दूरदर्शिता इसकी यही थी कि जो मंगोल जाति हैं उसके लिए इसने क्या बना दिया, एक महासंघ बनाने में कहीं अधिक विश्व पर शासन करना था। यानी मंगोल जातियों के महासंघ बनाने से अधिक, यानी इसकी इच्छा क्या थी कि महासंघ बनाने से अधिक ये क्या करना चाह रहा था, विश्व पर शासन करना। और चंगेज खान के विश्व पर शासन करने के सौपन को, यानी विश्व पर यह शासन करना चाह रहा था, उसके सौपन को उसके उत्तराधिकारियों ने सार्थक किया। उत्तराधिकारियों ने सार्थक किया, क्योंकि अगर हम बात करें चंगेज खान की, तो चंगेज खान का जीवन है वो तो मंगोल जातियों, यानी जो मंगोल जाति थी उसके ऊपर कब्जा जमाने में या फिर उन्हें संगठित करने में हम कह सकते हैं, एक तो उसमें बीत गया। और दूसरा, उसने जो साम्राज्य है वो संलग्न, यानी इसके साम्राज्य जो उसने विस्तार किया था वो सिर्फ संलग्न क्षेत्रों तक ही वो सीमित रह गया था, जो साम्राज्य के संलग्न क्षेत्र थे, और जिसके अंदर जैसे चीन है, तुरान, अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान और स्टेपी प्रदेश, रूसी स्टेपी प्रदेश, यानी इसी के अंदर उसका जीवन बीत गया। एक तो मंगोल जाति के ऊपर कब्जा करने में, और दूसरा जो साम्राज्य संलग्न क्षेत्रों के विरुद्ध युद्ध अभियानों में और प्रत्यक्ष संचालन में ही उसका जीवन बीत गया। आगे हम उसके उत्तराधिकारियों की हम बात करें तो जो चंगेज खान के पोते थे मोंगे, चंगेज खान के पोते मोंगे ने उस समय, इसके समय शासक थे फ्रांस के अंदर लुई नौवें शासक थे, और उसको धमकी दी उसने, उसके पोते यानी चंगेज खान के पोते मोंगे ने फ्रांस के शासक लुई नौवें को धमकी दी कि स्वर्ग की अगर हम बात करें तो स्वर्ग में केवल एक आकाश है, आकाश एक है, तो पृथ्वी का अधिपति भी एक ही है, और उस पृथ्वी का अधिपति कौन है, चंगेज खान, यानी स्वर्ग पुत्र। ये केवल धमकियां नहीं थी, यानी कि उस धमकियों से वो डर जाए, ये लगे कि हाँ धमकी दे रहे हैं और कोई काम उनको करना नहीं है, तो धमकियां नहीं थी। इसको सार्थक किया चंगेज खान के दूसरे पोते, कौन था, बाटू ने अभियान किए वहां पर 1236 से 41 तक। और अभियान में उसने क्या किया, जो रूस की भूमि थी मास्को को उसने रौंद डाला, मास्को को रौंद डाला। और इसके अलावा उसने पोलैंड, हंगरी, इनके ऊपर उसने विजय प्राप्त की, और फिर वियना के ऊपर उसने पड़ाव डाल दिया। तो इस प्रकार से उसने सिद्ध भी करके दिखा दिया। और आगे अगर हम चलें तो 13वीं शताब्दी तक ये लगने लगा कि शाश्वत जो आकाश है वो किसके पक्ष में है, मंगोलों के पक्ष में है, यानी पूरा आकाश ही मंगोलों के पक्ष में है। और चीन के, यानी इनका कहाँ तक, चीन का अधिकांश भाग, मध्य पूर्व एशिया यानी चीन का अधिकांश, यानी चीन को हम संपूर्ण मान सकते हैं, चीन अधिकांश, और यूरोप में ये मानने लगे कि चंगेज खान की आबाद दुनिया पर, यानी इनके ऊपर चंगेज खान की जो दुनिया है पर विजय क्या है, ईश्वर का गुस्सा है, यानी कोई उसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। और अगर ऐसा करता है, करने की कोशिश करता है, तो वो किसकी शुरुआत है, कयामत के दिन की शुरुआत है। मंगोलों की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें, यानी किस प्रकार का इनका जो समाज है वो किस प्रकार का था, तो विविध जन समुदाय था, ये विविध जन समुदाय का निकाय था, यानी अनेक प्रकार के लोगों का समुदाय था। और ये लोग
पूर्व की अगर हम बात करें तो पूर्व में तातार, खितान और मंचू लोगों से, यानी पूर्व में तो ये लोग, और पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में तुर्की कबीलों से। भाषागत समानता के कारण, यानी इनके साथ में समानता कौन सी थी? सिर्फ भाषा की। भाषागत समानता के कारण ये परस्पर एक दूसरे के साथ में क्या थे? संबंध थे। यानी पूर्व में तातार, खितान और मंचू लोग और पश्चिम में तुर्की कबीले। और कुछ मंगोल, इन जो मंगोल हैं उनमें से कुछ क्या थे? पशुपालक, और कुछ क्या थे? शिकारी संग्राहक। यानी शिकारी संग्राहक समाज के भी इसके अंदर थे, जिसका हमने पहले चैप्टर के अंदर अध्ययन किया था कि शिकारी संग्राहक लोग कैसे थे। तो ऐसे लोग थे। और जो पशुपालक हैं वो मुख्य रूप से घोड़े और भेड़ और कुछ मात्रा के अंदर बकरी और ऊंट पालने का कार्य करते थे। यायावरीकरण यानी जो भूमक्कड़ है वो मध्य एशिया की जो चारण भूमि, यानी जो उनकी चारण भूमि है उसके अंदर उनका यायावीकरण हुआ। यानी स्टेपीज के अंदर जो आजकल ये जो भूमि है वो किस रूप में जानी जाती है? मंगोलिया के रूप में। जैसा कि हमने मानचित्र में देखा है मंगोलिया का भूभाग। और इसकी हम सीमा क्षेत्र की बात करें तो इसका जो सीमा क्षेत्र, यानी हम इस प्रकार से अगर दिशाओं को देखें कि ये दिशा नॉर्थ है, साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो इस प्रकार से देखें तो इसके जो एकदम जो साउथ है, साउथ में है शुष्क गोबी का मरुस्थल। शुष्क गोबी मरुस्थल है साउथ के अंदर। और जो वेस्ट है, वेस्ट के अंदर है अल्ताई पहाड़ों की बर्फीली चोटियां। अल्ताई पहाड़ों की चोटियां, एकदम बर्फीली चोटियां, वो पश्चिम भाग में है। और ये जो भाग है कौन सा? उत्तर जो पश्चिमी भाग है उसके अंदर है ओनोन और सेलंगा नदियां, यानी ये नदियां हैं। और इसके साथ में ही यहाँ बर्फीली पहाड़ियाँ भी हैं। ओनोन और सेलंगा नदियाँ और बर्फीली पहाड़ियाँ, ये सब कुछ इनकी देखने को मिलता है। और बात करें हम शिकारी संग्राहक समाज की तो ये लोग हैं वो कहाँ रहते थे? साइबेरिया के वनों में। साइबेरिया वनों में इनका निवास स्थान था। और ये पशुपालकों के आवास के उत्तर में थे। यानी साइबेरिया है, जो पशुपालक थे इनके जो आवास हैं उसके किस दिशा में थे? उत्तर दिशा में थे। और ये जो शिकारी संग्राहक समाज के लोग हैं ये पशुपालक की बजाय, यानी तुलना हम दोनों में करें तो इनकी बजाय थोड़े क्या होते थे? ये गरीब होते थे। और ग्रीष्म काल में जब उनके पास सब कुछ खत्म हो जाता था खाने के लिए या फिर अन्य अपने जीविकोपार्जन के लिए खत्म हो जाता था तो जानवरों की खाल का व्यापार करते थे ये। और इनका व्यापार करके अपना क्या करते थे? जीविकोपार्जन, अपने जीवनी का उपार्जन का, यानी अपना जीवन व्यय व्यतीत करते थे। और यहाँ का जो जो इस एरिया में रहते थे तो उसका जो उच्चतम तापमान है और निम्नतम जो तापमान है उसके अंदर अंतर है, वो बहुत अधिक अंतर था। यानी इस तापमान के अंदर बहुत अंतर था। यानी शीत मौसम की अगर हम बात करें तो कठोर और लंबे समय तक यहाँ पर, यानी शीत ऋतु है वो कठोर होती थी और बहुत लंबे समय तक ये रहती थी। और ग्रीष्म अगर इसकी बात करें तो ये कम समय तक ही रहती थी। यहाँ साल के सीमित समय में, यानी इस प्रकार से अगर शीत ऋतु लंबी होगी तो साल के कम समय में ही क्या होगी? खेती होगी। यानी इस कारण खेती है वो कम समय में, यानी उसको खेती को कम समय मिल पाता था। इसलिए मंगोलों ने क्या किया? खेती को अपनाया ही नहीं, खेती को ही नहीं अपनाया फिर। इसलिए यहाँ नगर भी ढंग से नहीं उभर पाए। यानी खेती नहीं अपनाई तो नगर में नहीं बसे ढंग से, नगर नहीं उभरे फिर उसके कारण।
मंगोल हैं वो निवास किस प्रकार से करते थे, यानी ये यायावर जाति थी, घुमक्कड़ जाति थी, तो ये किस में रहेगी, इस प्रकार के लोग तंबुओं में रहेंगे। तो तंबुओं और जरों में ये निवास करते थे, इसके अंदर इनका निवास करते थे वो। और शीतकालीन में इनका जो शीतकालीन निवास है, शीतकाल की हम बात करते हैं तो शीतकालीन निवास यहाँ से वो ग्रीष्म ऋतु की तरफ जाते थे, किसके साथ में, अपने पशुधन के साथ निकल जाते थे। यानी यायावर लोग हैं तो शीतकाल जब ठंड ज़्यादा पड़ती थी तो वो अपने पशुधन के साथ ग्रीष्मकालीन निवास की तरफ चले जाते थे, निवास की तरफ चले जाते थे। समुदायों में संघर्ष। समुदायों में संघर्ष क्यों होता था, उसका मुख्य कारण था आर्थिक संसाधनों की कमी। यानी जब हो जाती थी उनके अंदर संसाधनों की कमी, तो उस समय उनके अंदर फिर होता था संघर्ष। और उनका जो समाज था, समाज है वो किस प्रकार का था, अनेक पितृपक्षीय वंशों में विभाजित था। पितृपक्षीय वंशों में विभाजित था उनका समाज। और इसके अंदर जो धनी परिवार हुआ करते थे, यहाँ के धनी परिवार वो बहुत बड़े होते थे, विशाल होते थे वो, और उनके पास हम बात करें तो पशु और चारण भूमि वो भी बहुत ज़्यादा होती थी, यानी सब कुछ बहुत ज़्यादा ही है उनके पास। तो उनके अनुयायी भी अनेक होते थे, जिसके पास रुपए पैसे हैं तो अनुयायी तो अपने आप ही ज़्यादा हो जाएंगे, तो उनके अनुयायी भी ज़्यादा हो जाते थे। और राजनीति में भी उनका दबदबा था, पैसे वाले हैं तो राजनीति में भी इस प्रकार के लोगों का दबदबा था। अब इसके अंदर हम बात कर रहे थे संघर्ष की, तो संघर्ष कब होता था, तो संघर्ष जब होता था जब या तो आ जाती थी प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति के अंदर जैसे भीषण शीत ऋतु पड़ जाए, यानी शीत ऋतु कुछ ज़्यादा ही हो जाए बढ़िया तरीके से वाली, तो उस दौरान उनकी जब सामग्री, यानी जो भी उन्होंने सामग्री एकत्र कर रखी थी वो सामग्री समाप्त हो जाए। सामग्री समाप्त होने के जैसे कि उन्होंने शिकार वगैरह है वो संग्रहित कर रखा हो, तो एक तो स्थिति ये थी कि उनकी सामग्री समाप्त हो जाए। दूसरी स्थिति कि इस प्रकार की हो कि वर्षा न होने पर घास के मैदान हैं वो सूख जाएं, यानी वर्षा की हो कमी और घास के मैदान सूख जाएं, तो इन्हें कहाँ जाना पड़ता था, चारागाह की खोज में। और चारागाह की खोज में जब ये भटकते थे तो इनकी पशुधन के साथ क्या हो जाती थी, लूटपाट। तो इस स्थिति में इनके बीच में फिर क्या होता था, संघर्ष होता था। और इस संघर्ष की स्थिति में ये क्या करते थे कि अपने शेष जो शक्तिशाली था, यानी इनसे जो भी शक्तिशाली होता था उसके साथ में ये क्या बना लेते थे, संघ बना लेते थे, यानी परिसंघ का निर्माण शक्तिशाली के साथ में कर लेते थे। और ये जो परिसंघ होते थे ये छोटे और अल्पकालिक होते थे, यानी थोड़े समय के लिए, अल्पकालिक का मतलब थोड़े समय के लिए ही ये इसका निर्माण करते थे। और ऐसा ही चंगेज खान ने बनाया था। चंगेज खान ने मंगोल और तुर्की इन दोनों कबीलों का क्या बनाया था, परिसंघ बनाया था चंगेज खान। और ये जो इसका परिसंघ था इससे पहले 5वीं शताब्दी के अंदर बनाया था किसने, अट्टिला ने। और जो 5वीं शताब्दी में अट्टिला ने जो परिसंघ बनाया था वो उसके परिसंघ के ये बराबर था। लेकिन चंगेज खान की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, किसकी, चंगेज खान की जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो अधिक स्थायी रही इसके मुकाबले, यानी अट्टिले के मुकाबले इसकी जो राजनीतिक व्यवस्था है वो अधिक स्थायी रही और उसकी मृत्यु के बाद भी कायम रही। यानी जब चंगेज खान की मृत्यु हो गई उसके बाद में भी ये राजनीतिक व्यवस्था कायम रही। और स्टेपीय क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ पर जो स्टेपीय क्षेत्र है उसके अंदर संसाधनों की कमी थी, संसाधन ज़्यादा थे नहीं,
तो स्टेपीय क्षेत्र के अंदर संसाधनों की कमी के कारण ये फिर क्या करते थे, चीन के साथ में, यानी जो चीन के निवासी थे उनके साथ में ये व्यापार करते थे और उनके साथ में क्या करते थे, ये वस्तु विनिमय यानी वस्तु के बदले वस्तु विनिमय का काम करते थे। और ये जो यायावर थे, यानी इन्हें यायावर कहा गया है, जो यायावर लोग थे ये क्या करते थे, खेती से प्राप्त उत्पाद, यानी उनके पास में ये थे नहीं, और लोहे के उपकरण, यानी लोहे के उपकरण, खेती के उत्पाद, ये कहाँ से लाते थे, चीन से। यानी हम देख रहे हैं कि चीन के साथ ही व्यापार करते तो खेती के उत्पाद और लोहे के उपकरण वो वहाँ से लाते थे और उन्हें बदले में क्या देते थे, इनके पास घोड़े, फर और जो शिकार उन्होंने स्टेपीय क्षेत्र से जो शिकार पकड़े थे वो शिकार इसके बदले में विनिमय के रूप में, यानी वस्तु विनिमय, व्यापार हो गया और उसके बदले में क्या कर रहे हैं, ये वस्तु का विनिमय कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी इनके अंदर अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए, कभी कभी ये ज़्यादा लाभ प्राप्त करना चाहते थे और ज़्यादा लाभ प्राप्त करने की स्थिति में फिर आपस में इनके अंदर क्या हो जाता था, तनाव बढ़ जाता था और फिर लूटपाट की स्थिति आ जाती थी और लूटपाट किस में बदल जाती थी, झड़प यानी लड़ाई झगड़ों के अंदर वो बदल जाती थी। और इन झड़पों से क्या हुआ, जो चीन का यानी चीन के लोग थे वो कैसे थे, अस्थाई एक जगह बसे हुए थे, अस्थाई समाज हैं चीन के, वो कमज़ोर पड़ने लग गए और इनकी जो कृषि व्यवस्था थी, यानी ये खेती के उत्पाद वहाँ से ला रहे थे, तो इसकी जो कृषि व्यवस्था थी उनको उन्होंने क्या कर दिया, अव्यवस्थित कर दिया कृषि व्यवस्था को। और नगरों को भी, यानी ये तो नगरों में रह नहीं रहे थे और इनके नगरों को भी उन्होंने जमकर लूटा। दूसरी तरफ हम बात करें, यानी ये तो बात इनकी थी कि चीन के लोगों को इन्होंने कमज़ोर कर दिया, उनकी कृषि को व्यवस्थित कर दिया, उनके नगरों को लूट लिया। और दूसरी तरफ हम बात करें यायावर की, तो ये तो एक जगह रहते नहीं थे, उन्होंने लूटपाट की और लूटपाट करने के बाद में जहाँ इन्होंने लूटपाट की, जिस स्थिति में यानी संघर्ष किया, वहाँ से तो ये बहुत दूर भाग जाते थे, यानी जिसके कारण इन्हें हानि कम होती थी, यानी कम हानि का उन्हें सामना करना पड़ता था। और इसी के कारण, यानी इस प्रकार से चीन वालों को यानी स्थायी समाज को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, तो उसके कारण 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व की हम बात करें तो उस समय उन्होंने किलेबंदी प्रारंभ कर दी थी, अपनी सुरक्षा के कारण किलेबंदी उन्होंने शुरू कर दी थी। और तीसरी शताब्दी जो ईसा पूर्व के अंदर उन्होंने किलेबंदी का एकीकरण किया, यानी इस प्रकार से बहुत सारे किले उन्होंने बनाए थे, उसका एकीकरण करके उसको किस में बदल दिया, चीन की महान दीवार में बदल दिया। चीन की महान दीवार किसके लिए, अपने सुरक्षा के लिए। यायावर साम्राज्य के अंतर्गत चंगेज़ खान के जीवन वृत्त का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।